हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नॉलेज में। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर मापन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने कुछ थ्योरी बताई है और उसमें सार्थक अंक, कोटिमान और प्रतिशत त्रुटि आदि के बारे में बताया हुआ है। तो उसे आप अच्छे से देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है प्रतिशत त्रुटि। तो इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर प्रतिशत त्रुटि ही निकालने के लिए पूछता है। तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट और है, अगर उसे समझ लेते हैं तो आप और जल्दी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें कोई फार्मूला दे दिया, सपोज़ जैसे y = a³ b²। इस फार्मूले पर बेस्ड हमें क्वेश्चन दे देगा और इसमें हमें प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कहेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने तो अभी कोई जैसे स्क्वायर लगा या क्यूब लगा, पावर वाली ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है ना। तो हमने बस यही समझा है d = m/b। और इसमें हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा d/d = डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v। तो इस तरह हम निकालेंगे। यहाँ पे डेल्टा d क्या है? घनत्व में त्रुटि, और d घनत्व। डेल्टा m क्या है? द्रव्यमान में त्रुटि, मतलब द्रव्यमान को मापने में त्रुटि, और द्रव्यमान यहाँ आयतन को मापने में त्रुटि, और ये आयतन। तो लेकिन यहाँ पे तो पावर आ गई, यहाँ पे किसी में पावर नहीं लगा था तो यहाँ पे आ गई। तो इसको कैसे करेंगे? डेल्टा y/y = जो पावर होगी वो इंटू में आ जाएगा, 3 × डेल्टा a/a। फिर यहाँ प्लस, फिर b के पावर में है वो भी इंटू में आ जाएगी, 2 × डेल्टा b/b। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस सेम इसी तरह है, बस जो पावर में है वो इंटू में हो जाएगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट है, जैसे फार्मूले में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई या फिर कांस्टेंट आ गया। जैसे गोले का आयतन ले लेते हैं। गोले का आयतन v = 4/3 πr³। तो ये जैसे फार्मूला हो गया, तो इसमें ये 4/3 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो पाई है वो कांस्टेंट है। तो अगर त्रुटि निकालने के लिए इस तरह का फार्मूला आ जाता है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और जो कांस्टेंट है उसको हम नहीं लेते हैं। बस इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा v/v = जो क्यूब, इसको तो हम लेंगे नहीं जो है, और जो r³ है इसमें 3 इंटू में आ जाएगा, इंटू r। तो इस तरह हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में क्या होगी? तो पहले हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रतिशत त्रुटि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं। बालू की कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। तो एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है। तो एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो बालू के कण की त्रिज्या क्या है? बालू के कण की त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? r से। तो r = 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर। इसे कह रहा है एंगस्ट्रॉम में बदलिए। तो एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर = 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये तो हम जानते ही हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो 1 मीटर = 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और
यहाँ पे 1.6 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। जैसे 1 मीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो इतने मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, उसी से गुणा हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर इज इक्वल टू, इसी में गुणा हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये 10 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में बदल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.6 इंटू गुणे में घात जुड़ जाती है, तो जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का चिन्ह ये होता है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है और 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसकी संख्या निकालने के लिए पहले कि हम जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर में मतलब कि 1 माइक्रोन में जीवाणुओं की संख्या कितनी है। 1 माइक्रोन कहें या 10⁻⁻6 मीटर कहें, बात एक ही है। 10⁻⁻6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या, कितनी होगी, 1 होगी। कह रहा है ना यहाँ पे कि आकार, इसका जो जीवाणु का आकार है 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, तो 10⁻⁻6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 1 हो गई। तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। जीवाणुओं की संख्या 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी, इसी से भाग हो जाएगा 1 मीटर में पूछ रहा है, तो अपान में आ जाएगा 10⁻⁻6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁶। तो ये हो गया 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 10⁻⁶। तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻6 नैनोसेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। मतलब कि एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, वो 10⁻⁻6 सेकंड में, नैनो सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। 1 चक्कर लगाने में समय, 1 चक्कर लगाता है कितने समय में, 10⁻⁻6 नैनो सेकंड में। तो 1 चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर 10⁻⁻6 नैनो सेकंड। नैनो सेकंड हो गया। तो अब इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, जो नैनो सेकंड है उसको हम सेकंड में बदल लेंगे। तो ये है 10⁻⁻6 नैनो सेकंड है, नैनो सेकंड है। तो 10 तो नैनो सेकंड को अगर सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा इंटू 10⁻⁻9 सेकंड। तो हम जानते हैं 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड बराबर
10 पे घाते 9 नैनो सेकंड होता है। तो 1 नैनो सेकंड अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 नैनो सेकंड बराबर 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ सेकंड। तो इतना होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁹ से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो ये तो हमारा निकल आया कि ये जो नैनो सेकंड में था इसको हमने सेकंड में बदल लिया। अब पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो पहले हमने इससे निकाल लेते हैं। 10 पे घाते -15 सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा 1। यही चीज़ लिखे हैं, बस थोड़ा उल्टा करके देखें। बस इसी को हमने नैनो सेकंड को सेकंड में बदला है। तो यहाँ पे इतने सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है, 1 है। 1 चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो वही बात है। तो ये इतने सेकंड में 10 पे घाते -15 सेकंड में चक्करों की संख्या इतनी हो गई। तो 1 सेकंड में निकालना है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या 1 सेकंड में चक्करों की संख्या निकालनी है, तो इसी से भाग हो जाएगा। तो 1/10⁻⁻15 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻15। तो इतने चक्कर हो गए, मतलब 1 सेकंड में 10 पे घाते 15 चक्कर लगाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लकड़ी के गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। MKS प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई, एक लकड़ी का गुटका है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो गुटके का आयतन बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया। लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और इनका गुणा कर लेंगे तो आएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आंसर। लेकिन हमें क्या कह रहा है, MKS प्रणाली में, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मतलब ये लंबाई जो है वो मीटर में होनी चाहिए और सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। MKS प्रणाली में लंबाई जो है वो मीटर में होनी चाहिए और द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। तो ये तो मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो एक हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ये होता 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो 10⁻² से गुणा हो जाएगा 6000 × 10⁻² मीटर। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ × 10⁻²। और ये फिर हो जाएगा, ये
गुणे में घात जुड़ जाती है तो हो जाएगा 60 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है। उचित सार्थक अंकों में कण की चाल ज्ञात कीजिए। एक कण जो है वो 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, तो इसकी चाल ज्ञात करनी है, वो भी उचित सार्थक अंकों में। तो सूत्र क्या होता है चाल निकालने के लिए? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितने दी गई है? 1260 मीटर अपॉन में, और समय कितना दिया गया है? 17 सेकंड। तो इसको हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 74.1 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आ जाएगा इसकी चाल, लेकिन उचित सार्थक अंकों में, क्योंकि यहाँ पॉइंट के रूप में नहीं दिया है तो इसे भी हम पॉइंट के रूप में नहीं लेंगे। मतलब जैसे दिया रहेगा उसके अन्य मान दिए रहेंगे, उसी तरह जो हमें निकालना रहेगा उसे भी उसी तरह लिखेंगे। मतलब यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है तो इसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट दिया होता तो हम इसको पॉइंट में लिखते हैं। तो इसको कह रहा है उचित सार्थक अंकों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 74 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी जाती है। घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। मतलब एक घन है, उसकी एक भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है और उसका हमें आयतन ज्ञात करना है उचित सार्थक अंकों में। तो घन का आयतन के सूत्र क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। मतलब कि जो भुजा दी गई है उसी का हम क्यूब कर देंगे तो घन का आयतन आ जाएगा। तो भुजा कितनी मापी गई है? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर तो ये मापी गई है और इसका क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया, लेकिन कह रहा है उचित सार्थक अंकों में। तो यहाँ पे देखिए एक अंक पर दशमलव लगा है और यहाँ पे 1 2 3 अंकों पे दशमलव लगा है, लेकिन हमें उचित सार्थक अंक में निकालना है, इसलिए हम एक अंक पर ही दशमलव लेंगे। तो 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मात्रक है उसको ज़रूर लिखिएगा, लेकिन क्योंकि मात्रक के बिना ये आंसर अधूरा रहता है, तो मात्रक ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के एक टुकड़े का द्रव्यमान 5 ग्राम है तथा इसका आयतन 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। यहाँ भी उसी तरह है जैसे हमने पहले वाले में देखा था कि जैसे यहाँ पे एक अंक पर है दशमलव, तो जो आंसर आएगा उसको भी हमें एक अंक में ही लेना है। यदि सार्थक अंकों में पूछता है तो इसमें सार्थक अंक में पूछ रहा है तो उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे घनत्व ज्ञात कर रहे हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम अपॉन आयतन कितना है? 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना दिया हुआ है, ये दशमलव से दशमलव हट गया और ये हो जाएगा यहाँ इंटू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/115। तो इसे हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा
3.333 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना इसका घनत्व आ गया, लेकिन हमें सार्थक अंकों में चाहिए। तो एक अंक पर यहाँ दशमलव लगा है, तो हम एक अंक पर ही लेंगे अंक। तो 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और प्रतिशत त्रुटि को तो ज़रूर करके जाइए, 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 0.6050 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? तो इसमें हमें बताना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सार्थक अंक आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। ये 0 हम नहीं लेंगे, बस एक ये हो गया 1 2 3 4। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं, निम्नलिखित के कोटिमान निकालिए। इसमें हमें कोटिमान निकालना है। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये सारे क्वेश्चन आप एकदम हवा में बता सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, ये 3.1 3.7। तो पहले इसको देखते हैं कि ये 3.16 से छोटा है कि बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो इसमें एक घात बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर -24। तो ये हमारा कोटिमान हो गया। इसको देखते हैं, ये सेकंड वाला 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो ये 3.16 से छोटा है तो बस इतना ही रहेगा। इसका कोटिमान हो जाएगा 10 की पावर -27। और ये भी थर्ड वाला देखते हैं, 3.16 से बड़ा है तो इसमें बढ़ जाएगा एक घात, हो जाएगा 10 की पावर 6। तो ये इसका कोटिमान हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, तो इसके आयतन की गणना में कितनी त्रुटि होगी? तो गोले की त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है और आयतन में कितनी त्रुटि होगी? तो पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या क्या रहा है? तो गोले की त्रिज्या का आयतन का सूत्र क्या होता है? v = 4/3 πr³। v क्या है? आयतन है। 4/3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये पाई कांस्टेंट हो जाएगा, और r³ तो ये त्रिज्या है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डेल्टा v/v = 4/3 पाई r³ है, तो ये इंटू में आ जाएगा 3r। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा v/v = 3r। ये है, तो हमें r पता है, r में परसेंटेज एरर इतनी है और हमें निकालना है डेल्टा v में। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v/v = 3 इंटू परसेंटेज एरर कितनी है? 1%। तो डेल्टा v/v = 3%। तो ये हमारा हो गया आयतन में त्रुटि। तो इसके आयतन की गणना करने में कितनी त्रुटि होगी? 3% की त्रुटि होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया।